अमेरिकन मरीन सोल्जर्स का एक दल एक भयानक तूफान को पार करके एक अनजान आइलैंड पर कदम रखता है, लेकिन उस आइलैंड पर पहुंचने के कुछ ही मिनटों के अंदर उनके सामने आ जाता है 40 मंजिल जितना ऊंचा एक विशाल मॉन्स्टर, जो एक एक करके उनके सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना शुरू कर देता है। डर और दहशत में जब सब भागना शुरू करते हैं, तभी इस आइलैंड की जमीन के नीचे से कुछ ऐसा बाहर आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सवाल यह है कि यह दानव कौन है और आखिर अमेरिकन ने इस आइलैंड पर सोल्जर्स भेजे ही क्यों हैं? इसका जवाब पाने के लिए हमें लौटना होगा साल 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीचों बीच। उस समय पैसिफिक ओशन के ऊपर दो प्लेन्स एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस वक्त पूरी तरह चल रहा होता है और इन दो पायलट्स में से एक अमेरिकन होता है और दूसरा जापानीज। वे आसमान में जान की बाजी लगाकर लड़ रहे होते हैं। दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पीछे भागते भागते आखिरकार पैसिफिक ओशन के एक पूरी तरह अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं। प्लेन से बाहर निकलते ही अमेरिकन पायलट हैंक मार्लो और जापानीज पायलट गनपेई इकारी एक दूसरे को देखते ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में दुश्मन मतलब दुश्मन ही होता है। लेकिन ठीक उसी पल दोनों रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसा खड़ा होता है जिसके आगे दोनों देशों की दुश्मनी बिल्कुल छोटी लगने लगती है। उस दानव का नाम है कॉन्ग और इसी सीन से मूवी की शुरुआत होती है। इसके बाद समय लगभग 3 दशक आगे बढ़ जाता है। साल 1973 में हम मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन से परिचित होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन गुप्त रूप से दुनिया के अनजान क्रीचर्स को खोजती रहती है। मोनार्क के सीईओ बिल रैंडा और उसके साथी भूवैज्ञानिक ह्यूस्टन ब्रुक्स को हाल ही में एक आइलैंड की सैटेलाइट इमेज मिली है, जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। उस आइलैंड का नाम है स्कल आइलैंड और रैंडा का विश्वास है कि यहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। इसलिए वे सेनेटर के सामने इस अभियान की मंजूरी और बजट मांगने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वियतनाम वॉर की वजह से गवर्नमेंट के पास उस समय पैसों की काफी कमी होती है। इसी वजह से मोनार्क का बजट काटते काटते बिल्कुल नीचे पहुंच चुका होता है। सेनेटर के सामने रैंडा और ब्रुक्स कई तरह की दलीलें देकर समझाने की कोशिश करते हैं कि इस आइलैंड पर जाना जरूरी है और उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आखिरकार सेनेटर मान जाता है। लेकिन वह एक ही शर्त रखता है कि अभियान की सुरक्षा के लिए उनके साथ कुछ मिलिट्री फोर्सेस भी भेजी जाएंगी। रैंडा इस शर्त को मान लेता है, क्योंकि एक पूरी तरह अनजान आइलैंड पर जाने के लिए सुरक्षा की जरूरत जरूर होती है। लेकिन इसके बाद रैंडा और ब्रुक्स समझते हैं कि एक पूरी तरह अजनबी आइलैंड पर जाने के लिए ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो अनजान माहौल में भी रास्ता पहचान सके और टीम को सुरक्षित रख सके। और उनकी जान पहचान में ऐसा सिर्फ एक ही इंसान है, जिसका नाम है जेम्स कॉनरैड, जो एक एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश ट्रैकर है और खतरनाक हालात में काम करने का आदी है। इसलिए रैंडा और ब्रुक्स वियतनाम के एक बार में जेम्स से मिलने आते हैं। जेम्स पहले इस प्रपोजल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, क्योंकि पर्याप्त जानकारी के बिना किसी अनजान जगह पर जाना उसके प्रोफेशन के खिलाफ है। लेकिन रैंडा के बात करने के तरीके और ऑफर किए गए पैसों की रकम सुनकर आखिरकार जेम्स मान जाता है। लेकिन यही फैसला सब कुछ बदल देगा, क्योंकि जेम्स को अभी तक पता नहीं होता कि वह असल में कहां जा रहा है। इसी के साथ हम वियतनाम वॉर के आखिरी दिनों में एक मिलिट्री बेस देखते हैं, जहां कर्नल प्रेस्टन पैकर्ड अपने सोल्जर्स के साथ बैठा होता है। वियतनाम की लंबी लड़ाई लड़कर यह आदमी थक चुका है, लेकिन हार मानने की बात वह किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वियतनाम वॉर में अमेरिका हार गया है, ये बात कर्नल के सीने में एक कील की तरह चुभ रही होती है। ठीक उसी समय ऊपर से कॉल आता है कि स्कल आइलैंड अभियान में मिलिट्री सपोर्ट देना है। कर्नल पैकर्ड यह जिम्मेदारी मिलते ही अपनी स्काई डेविल्स टीम को तुरंत रेडी होने के लिए कहता है। इस कैरेक्टर को याद रखना, क्योंकि आगे चलकर इसके अंदर की जिद और बदले की भावना सब कुछ और ज्यादा मुश्किल बना देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर एक वॉरशिप पर चढ़ रहे हैं। साथ में कई हुई हेलीकॉप्टर्स और ढेर सारा एम्यूनिशन भी है। यहाँ हम कुछ और कैरेक्टर्स से भी परिचित होते हैं। मेसन वीवर नाम की एक बहादुर फोटो जर्नलिस्ट भी इस अभियान में शामिल हुई है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इस मिशन के पीछे गवर्नमेंट का कोई छिपा हुआ मकसद है और वही सच वो अपने कैमरा में कैप्चर करना चाहती है। मेसन सिर्फ फोटो लेने के लिए नहीं आई है, वह असल में जानना चाहती है कि एक साइंटिफिक अभियान में इतनी मिलिट्री पावर की जरूरत क्यों है। इसके अलावा ब्रुक्स के साथ कुछ और साइंटिस्ट भी हैं। जब जहाज पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो मिशन का फील्ड सुपरवाइजर विक्टर नीव्स सबको मिशन की पूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि स्कल आइलैंड चारों तरफ से हमेशा तूफान से घिरा रहता है। इसी वजह से यह आइलैंड इतने दिनों तक अनजान रहा। लेकिन उनकी प्लानिंग है कि हेलीकॉप्टर से उस तूफान की दीवार को पार करके सीधे आइलैंड पर उतरा जाएगा। 3 दिनों के अंदर ही उन्हें अपना सारा काम खत्म करना होगा, क्योंकि आइलैंड के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड पर रिफ्यूलिंग टीम उनका इंतजार करेगी और वहीं से सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, ब्रुक्स सबको बता रहा है कि इस अभियान का मकसद आइलैंड की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मैप करना है, मतलब जमीन के नीचे कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं ये जानना। इसलिए उनकी प्लानिंग है कि हेलीकॉप्टर से साइज्मिक चार्जेस गिराकर ब्लास्ट किए जाएंगे, जिससे जमीन की डेंसिटी और अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में डेटा मिल सकेगा। लेकिन रैंडा का असली मकसद ये नहीं है।
लेकिन वह क्या है ये तुम थोड़ी देर बाद जानोगे। जहाज पर इतना एम्यूनिशन और मिलिट्री पावर देखकर मेसन सवाल उठाती है। रेंडा इसका सीधा जवाब नहीं देता, बस बात को टाल देता है। वैसे तुम होते तो क्या करते? एक पूरी तरह अनजान आइलैंड पर जाने के लिए राजी होते क्या, जहां कोई कभी नहीं गया हो? आखिरकार वे आइलैंड के पास पहुंचते हैं, लेकिन समुद्री रास्ते से आते ही वे देखते हैं कि जैसा सोचा गया था वहां भयानक तूफान चल रहा है। जहाज से उस तूफान को पार करना बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए वे सारे हेलीकॉप्टर्स लेकर उस तूफान के अंदर से आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स की आवाज, बाहर के तूफान की गरज, बिजली की चमक, सब मिलकर एक विनाशकारी माहौल बना रहे होते हैं। काफी देर तक उस तूफान के बीच से सांस रोक देने वाली जर्नी के बाद वे फाइनली स्कल आइलैंड पहुंचते हैं। आइलैंड देखकर सब हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ घना हरा जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और धुंध से ढकी एक अजीब खूबसूरत नेचर, जैसे वे धरती से बाहर किसी जगह पर आ गए हों। मेसन हेलीकॉप्टर से फोटोज लेना शुरू कर देती है, क्योंकि ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स प्लान के मुताबिक साइज्मिक चार्जेस गिराना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक ब्लास्ट से पूरा आइलैंड कांप उठता है और उन ब्लास्ट की आवाज से आइलैंड के सारे पक्षी इधर उधर उड़ जाते हैं। ठीक तभी जमीन में एक कंपन शुरू होता है। पहले सब सोचते हैं कि यह शायद ब्लास्ट की वजह से हो रहा है, लेकिन यह किसी ब्लास्ट का कंपन नहीं था। यह था इस आइलैंड के राजा का आगमन। यहीं आता है वही पल जो तुमने शुरुआत में देखा था। दूर क्षितिज के उस पार से एक विशाल आकार का गोरिल्ला उठकर सामने आता है, जिसके सामने हेलीकॉप्टर्स बच्चों के खिलौनों जैसे लग रहे होते हैं। कोंग इतना विशाल है कि उसके हर कदम से जमीन कांप रही होती है। उसका विशाल शरीर देखकर ही समझ में आ जाता है कि यह क्रीचर असल में कितना ताकतवर है। कोंग की विशाल परछाई पूरी टीम को ढक लेती है। हेलीकॉप्टर्स के पंखों की आवाज धीरे धीरे कोंग की दहाड़ के सामने दब जाती है। कर्नल पैकर्ड तुरंत अटैक का ऑर्डर देता है और सोल्जर्स हेलीकॉप्टर्स से कोंग पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन कोंग को इससे कुछ भी नहीं होता। उल्टा वह एक एक करके हर हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगता है। किसी को मुट्ठी में पकड़कर जमीन पर पटक देता है, किसी को पंजे से तोड़ देता है और किसी को पेड़ के तने से कुचल देता है। कुछ ही मिनटों में वह उनके सारे हेलीकॉप्टर्स क्रैश कर देता है, जिसकी वजह से टीम के सभी लोग अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। सच कहूं तो ये सीन देखकर लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि कुछ ही पलों में एक पूरी मिलिट्री टीम मिट्टी में मिल गई। कोंग के अटैक में टीम के कई लोग मारे जाते हैं, बाकी लोग किसी तरह बचकर अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी टीम दो अलग ग्रुप्स में बंट गई है। एक तरफ कर्नल पैकर्ड अपनी मिलिट्री टीम के बचे हुए मेंबर्स के साथ है और दूसरी तरफ जेम्स, मेसन, ब्रुक्स और कुछ और लोग हैं। मिशन की प्लानिंग थी कि 3 दिनों बाद आइलैंड के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड पर रीफ्यूलिंग टीम से मिलना है, जो वहां से सभी को रेस्क्यू करेगी। इसलिए दोनों टीम्स का टारगेट एक ही है, नॉर्दर्न साइड तक पहुंचना। लेकिन कर्नल पैकर्ड के मन में एक अलग ही बात घूम रही है। कोंग के अटैक में उसके इतने सोल्जर्स मारे गए हैं और यह अपमान वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पा रहा। वियतनाम में वह पहले ही एक बार हार चुका है और यहाँ भी इस तरह पीछे हटना पड़ रहा है। ये बात कर्नल के लिए मानना असंभव है, इसलिए अब वह कोंग को मारना चाहता है। कर्नल पैकर्ड के लिए यह बदला सिर्फ कोंग के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके अपने ईगो के खिलाफ भी है। उसे लगने लगता है कि कोंग को मारकर शायद वह फिर से खुद को एक विजेता कमांडर मान सकेगा। इसलिए कोंग से बदला लेना अब उसके लिए सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। लेकिन बदला लेने से पहले रैंडा के साथ उसकी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। कर्नल उसे गन दिखाकर पूछता है कि इस आइलैंड पर आने का असली मकसद क्या है, क्योंकि सिर्फ मिनरल्स की खोज करने के लिए इतनी मिलिट्री पावर की जरूरत नहीं हो सकती। रैंडा तब अपनी असली पहचान और मकसद बताता है। वह बताता है कि साल 1943 में लॉटन नाम का एक शिप इसी पैसिफिक ओशन में गायब हो गया था और उस शिप के हजारों पैसेंजर्स किसी अजीब वजह से मारे गए थे। रैंडा का विश्वास है कि वह असल में मॉन्स्टर्स का काम था और वह खुद उस घटना का इकलौता बचा हुआ विटनेस है। वह आगे कहता है कि मोनार्क का असली मकसद यह साबित करना है कि दुनिया में विशाल प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स आज भी जिंदा हैं। इस बात पर इतने दिनों तक किसी ने विश्वास नहीं किया, सबने उसे पागल कहा, लेकिन वह स्कल आइलैंड आकर प्रूफ इकट्ठा करना चाहता है ताकि गवर्नमेंट और सेना को समझाया जा सके और इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयारी की जा सके। 30 साल से वह इस सच को साबित करने की कोशिश कर रहा है और यह आइलैंड उसका आखिरी मौका है। कर्नल पैकर्ड ये बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि उसे पूरा सच बताए बिना यहाँ लाया गया है और उसके इतने सोल्जर्स इसी छिपे हुए मकसद की वजह से मारे गए हैं। फिर भी रैंडा कर्नल से रिक्वेस्ट करता है कि अब वापस न जाकर प्रूफ इकट्ठा करके ले जाए, क्योंकि उससे बाद में और बड़ी मिलिट्री फोर्स भेजकर इन मॉन्स्टर्स का सामना किया जा सकेगा। लेकिन कर्नल मन ही मन फैसला कर लेता है कि कोंग से बदला वह खुद ही लेगा। इधर जेम्स, मेसन और उनकी टीम जंगल के अंदर से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। जंगल इतना घना है कि ऊपर से रोशनी लगभग आ ही नहीं रही और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। रास्ते में वे एक दलदली जगह से गुजरते समय एक विशाल बफलो देखते हैं। तुरंत ही वे उसकी तरफ गन तान देते हैं, लेकिन जेम्स ध्यान देता है कि वह बफलो उनके लिए खतरनाक नहीं है, इसलिए वे हथियार नीचे करके धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं और बफलो भी उन्हें कुछ किए बिना वहां से हट जाता है। यहीं उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ कोंग ही नहीं, यहाँ ऐसे और भी बहुत सारे विशाल क्रीचर्स हैं
दूसरी तरफ हम कर्नल पैकर्ड की टीम को देखते हैं जो एक बांस के जंगल के अंदर से गुजर रही होती है, लेकिन तभी उनके साथ एक भयानक घटना हो जाती है। उनका एक सोल्जर किसी चीज के वार से बेहद डरावने तरीके से मारा जाता है। ऊपर देखते ही वे एक जायंट स्पाइडर जैसा क्रीचर देखते हैं जिसके पैर बिल्कुल बांस जैसे दिख रहे थे, इसीलिए अब तक किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। कुछ ही पलों में वह क्रीचर उन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वे भी समझदारी दिखाकर उस क्रीचर के पैरों को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे वह क्रीचर खड़ा नहीं रह पाता और नीचे गिर जाता है और वे अपनी बुलेट से उसे वहीं खत्म कर देते हैं। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स लोग एक गांव के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां चारों तरफ बांस और पेड़ों के तनों से एक विशाल दीवार बनाई गई है और अंदर एक छोटा सा ट्राइब रहता है। एक बात ध्यान से देखो, इस गांव की दीवारें इतनी विशाल हैं कि उन्हें देखकर सवाल उठता है, आखिर इन्हें किससे बचने के लिए बनाया गया है। इस दीवार वाली बात को याद रखना, क्योंकि आगे चलकर यही बहुत कुछ एक्सप्लेन करेगी। ये लोग आईवी ट्राइब हैं जो इस आइलैंड पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं और इस आइलैंड के सारे रहस्य इन्हें पता है। किस्मत से ट्राइब उन्हें दुश्मन नहीं समझता, लेकिन इसके बाद एक अजीब घटना होती है। जंगल के अंदर से एक आदमी बाहर आता है जिसके चेहरे पर सालों साल की दाढ़ी है। उसने फटे पुराने अमेरिकन पायलट के कपड़े पहने हुए हैं। इस आदमी का नाम है हैंक मार्लो। याद है मूवी की शुरुआत में जिस अमेरिकन पायलट को हमने इस आइलैंड पर क्रैश होते देखा था, वही यह आदमी है जो साल 1944 से इस आइलैंड पर फंसा हुआ है और 28 साल से भी ज्यादा समय से इस जनजाति के साथ रह रहा है। हैंक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसने तो सोच लिया था कि वह अब कभी बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं देख पाएगा। वह तुरंत पूछता है कि वॉर खत्म हुई या नहीं, जापान हारा या नहीं, और उनका देश कैसा है, वगैरह वगैरह। वे लोग उसके सारे सवालों के जवाब देते हैं। इसके बाद हैंक मार्लो उन्हें ट्राइब की एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है। यहीं वह उन्हें कई इंपॉर्टेंट बातें बताता है। वह कहता है कि ये ट्राइब कॉन्ग को भगवान की तरह सम्मान देते हैं, क्योंकि इस आइलैंड की जमीन के नीचे एक भयानक क्रीचर रहता है जिसे स्कल क्रॉलर कहा जाता है। ये स्कल क्रॉलर्स कभी ट्राइब पर लगातार हमला करके उन्हें लगभग खत्म ही कर चुके थे, लेकिन कॉन्ग ने उन स्कल क्रॉलर्स से फाइट करके ट्राइब की रक्षा करनी शुरू की और तभी से ट्राइब के लिए कॉन्ग भगवान जैसा है। लेकिन इस आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स के दो प्रकार हैं। एक है कंपैरेटिवली छोटी स्पीशीज जिन्हें हैंक आसानी से हरा सकता है, लेकिन दूसरा है बड़ी स्पीशीज जिसका नाम है स्कल डेविल। उन्हें हराना कॉन्ग के लिए भी संभव है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि कॉन्ग के माता पिता को भी इन्हीं स्कल क्रॉलर्स ने मार डाला था। हैंक आगे कहता है कि साइज्मिक चार्जेस के ब्लास्ट ने जमीन के नीचे सो रहे स्कल क्रॉलर्स को जगा दिया है। ये क्रीचर्स अब जमीन के नीचे से बाहर आ रहे हैं, लेकिन किस्मत अच्छी है कि अब तक कोई स्कल डेविल जमीन के नीचे से बाहर नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो हालात बेहद भयानक हो जाएंगे। ये बात सुनते ही जेम्स समझ जाता है कि जैसे भी हो उन्हें 3 दिनों के अंदर नॉर्दर्न साइड तक पहुंचना ही होगा। इसके अलावा हैंक ये भी कहता है कि वह इतने सालों तक जापानीज पायलट गनपेई इकारी के साथ ही था, लेकिन बदकिस्मती से गनपेई एक दिन स्कल क्रॉलर के अटैक में बेरहमी से मारा गया। उसके बाद से हैंक पूरी तरह अकेला पड़ गया। इन सब बातों के साथ हैंक बताता है कि पुराने जापानीज वॉर प्लेन के कुछ पार्ट्स जोड़कर उसने एक छोटी बोट बनाई है और इसी बोट से वे आइलैंड के नॉर्थ साइड तक जा सकते हैं। यह सुनकर सभी को काफी राहत मिलती है, इसलिए सब मिलकर उस बोट के पास जाते हैं और उसे चालू करने के काम में लग जाते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद बोट आखिरकार नदी के पानी में तैरने लगती है। नदी के दोनों किनारों के घने जंगलों से अजीब सी निगाहें जैसे उनका पीछा कर रही होती हैं। इस पानी के नीचे असल में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। कभी कभी जब नदी के पानी से बुलबुले उठते हैं तो सबका दिल कांप उठता है, शायद अभी कोई भयानक जानवर पानी से बाहर आ जाएगा। इसी डर के साथ जब वे और आगे बढ़ते हैं तभी सीन शिफ्ट होता है पैकर्ड के एक सोल्जर चैपमैन के पास, जो कॉन्ग के अटैक में अलग हो गया था। चैपमैन को दिखाया जाता है कि जब वह अकेला जंगल में चल रहा होता है तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज कौन निकाल रहा था ये तो तुम समझ ही रहे हो। हाँ, ये कराहने की आवाज कॉन्ग की थी। दिखाया जाता है कि कॉन्ग बुरी तरह घायल है और थके हुए शरीर से पानी पी रहा है। असल में हेलीकॉप्टर्स के अटैक से कॉन्ग के हाथ और बॉडी के कई हिस्से काफी बुरी तरह कट गए थे। यहाँ कॉन्ग का चेहरा देखकर चैपमैन समझता है कि कॉन्ग शायद कोई हिंसक क्रीचर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी इंसानों जैसी फीलिंग्स और इमोशंस हैं। लेकिन ठीक उसी पल एक विशाल ऑक्टोपस नदी के अंदर से आकर कॉन्ग पर हमला कर देता है। बेचारा कॉन्ग ध्यान में न होने की वजह से पहले उसका सामना ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन इसके बाद वह अपनी भयानक ताकत से उस जायंट ऑक्टोपस को सबक सिखा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद कॉन्ग उसी ऑक्टोपस से अपना लंच भी कर लेता है। ये पूरा सीन देखकर चैपमैन चुपचाप वहां से हट जाता है। इसके बाद वह टीम के बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन चैपमैन की किस्मत इस आइलैंड पर बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह कांटेक्ट करने की कोशिश करते करते थोड़ा आगे बढ़ता ही है कि एक स्कल क्रॉलर उस पर झपट पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ समझने से पहले ही सब खत्म हो जाता है। असल में इस आइलैंड पर अकेले रहना मतलब मौत को नीचे से खुद बुलाना, और ये बात चैपमैन सबसे कठिन तरीके से महसूस करता है। इधर जेम्स की टीम के साथ और भी ज्यादा भयानक घटना होती है।
जब वे बोट से जा रहे होते हैं तभी पक्षी जैसा दिखने वाला एक विशाल क्रीचर फील्ड सुपरवाइजर विक्टर को उनकी बोट के ऊपर से झपट कर उठा ले जाता है और वह पक्षी उसे बेहद डरावने तरीके से चीर देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे डरावने हालात में जेम्स लोग अब क्या ही कर सकते थे। उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते एक समय उनके वायरलेस पर कर्नल पैकर्ड की टीम से कांटेक्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों टीम्स एक जगह पर आकर मिल जाती हैं। यहाँ जेम्स सबको बताता है कि वे एक बोट बना पाए हैं, इसलिए अब तुरंत सभी को नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ निकल जाना चाहिए। लेकिन कर्नल पैकर्ड के मन में अब कुछ और चल रहा है। वह यहाँ एक शर्त रखकर बताता है कि उसकी टीम का मेंबर चैपमैन अभी भी मिसिंग है। उसने एक बार वायरलेस पर कांटेक्ट किया था, मतलब शायद वह अभी भी जिंदा है, इसलिए वह चैपमैन को रेस्क्यू किए बिना इस आइलैंड को नहीं छोड़ेगा। साथ ही उसका अंदाजा है कि चैपमैन आइलैंड के साउथ साइड में है। ये बात सुनते ही हैंक तुरंत सिर हिला देता है। वो बताता है कि साउथ साइड में जाना मतलब सीधे स्कल क्रॉलर्स के इलाके में घुस जाना, और ये बहुत बड़ी बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कर्नल पैकर्ड हैंक की बात नहीं सुनता। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात है, चैपमैन को जैसे भी हो ढूंढना है, तुम समझ ही रहे हो। वे अभी तक जानते ही नहीं कि चैपमैन मर चुका है। आखिरकार मन न होने के बावजूद टीम के सभी लोग उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं और वे साउथ साइड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। काफी दूर चलने के बाद वे एक जगह आकर रुकते हैं, लेकिन यह ऐसी जगह है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दिखता है कि चारों तरफ बहुत बड़े बड़े स्कल्स बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये किसी ऑर्डिनरी क्रीचर के नहीं है, बल्कि ये बोन्स इतने बड़े हैं कि इनके पास खड़ा इंसान चींटी जैसा लगेगा। तुम जरूर समझ रहे होगे कि ये किसके हैं। हैंक बताता है कि ये कॉन्ग के माता पिता के स्केलेटन्स हैं। कई साल पहले इस जगह पर स्कल क्रॉलर्स की बड़ी स्पीसीज यानी स्कल डेविल्स से लड़ते हुए वे यहीं मारे गए थे, और तभी से यह जगह सभी के लिए फॉरबिडन है। ये बात सुनकर टीम के कुछ लोग कहने लगते हैं कि उन्हें अभी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन कर्नल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह अपनी जिद लेकर आगे बढ़ने लगता है तो बाकी लोग भी मजबूर होकर उसके पीछे चलते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनके सामने एक विशाल आकार का स्कल क्रॉलर आ जाता है। ये सीन देखकर पहले सभी छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन क्रीचर्स की स्मेल पावर इतनी तेज होती है कि वे इंसानों की गंध पहचान कर शिकार कर सकते हैं। इसलिए सभी का छिपना ज्यादा देर काम नहीं आता। मजबूर होकर सभी एक साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन स्कल क्रॉलर की स्किन इतनी मोटी है कि बुलेट्स भी उसके शरीर को पार नहीं कर पाती। ऊपर से ठीक उसी समय आसमान से मांस खाने वाले पक्षियों का एक झुंड नीचे आ जाता है। एक तरफ स्कल क्रॉलर और दूसरी तरफ पक्षियों का झुंड, और ठीक बीच में पूरी टीम फंस जाती है। ऐसे कठिन हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इस अटैक में उनकी टीम के कई लोग मारे जाते हैं। मरने वालों में साइंटिस्ट रैंडा भी शामिल था। लेकिन यहाँ वीवर ध्यान देती है कि जमीन के नीचे से मेथेन गैस लीक हो रही है, और ये देखकर तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पहले स्कल क्रॉलर के लिए ट्रैप जैसा बनाकर वेट करने लगती है। फिर मौका देखकर वह अपना लाइटर वहां फेंक देती है। तभी एक पल में आग का ब्लास्ट होता है और उस आग की लपटों में आखिरकार वह स्कल क्रॉलर मर जाता है। आखिरकार जान बचने के बाद हैंक साफ कह देता है कि वह अभी के अभी वहां से जा रहा है, लेकिन कर्नल पैकर्ड यहाँ भी उसी बात पर अड़ा रहता है। चैपमैन के बिना वह कहीं नहीं जाएगा। तभी जेम्स ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर पूरी टीम में खामोशी छा जाती है। वह बताता है कि चैपमैन अब जिंदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस स्कल क्रॉलर को उन्होंने मारा उसके मुंह से एक इंसान की खोपड़ी निकली थी, और उस खोपड़ी के साथ चैपमैन का लॉकेट अटका हुआ था। ये बात सुनकर कर्नल काफी टूट जाता है, लेकिन ये आदमी इतना जिद्दी है कि अब दूसरी चाल चल रहा है। कर्नल बताता है कि उन्हें वहां जाना होगा जहां चैपमैन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्योंकि वहां अभी भी बहुत सारे वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स पड़े हैं, और उन्हीं वेपन्स से वह इस आइलैंड के राजा कॉन्ग को मारना चाहता है। ये बात सुनकर हैंक कड़ी आपत्ति जताता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि कॉन्ग ही इस आइलैंड का इकलौता प्रोटेक्टर है। पीढ़ियों से वह यहाँ के लोगों को स्कल क्रॉलर से बचाता आया है, इसलिए अगर कॉन्ग को हटा दिया गया तो स्कल क्रॉलर्स सबको खत्म कर देंगे। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी कर्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी एक ही बात है, और वह है बदला। कर्नल की ऐसी सोच सुनकर जेम्स समझ जाता है कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह कर्नल के सोल्जर्स को वहीं छोड़कर बाकी सबको लेकर वापस लौटना शुरू करता है। दूसरी तरफ कर्नल अपनी टीम के साथ सच में उस क्रैश्ड हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वहां से फ्यूल और एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा करके कॉन्ग को ट्रैप में फंसाने की प्लानिंग होती है। उनकी प्लानिंग है कि पहले फ्यूल से गड्ढों को भर दिया जाएगा, फिर जब कॉन्ग आएगा तो उसे जिंदा जलाकर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्लान असल में कितना काम करेगा ये जानने के लिए थोड़ा और वेट करना होगा। इस बीच रात उतरने लगती है। जेम्स और वीवर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी बोट कितनी दूर है। रात के अंधेरे में आइलैंड और भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा होता है, और ठीक तभी उनके सामने कॉन्ग आकर खड़ा हो जाता है। यह विशाल क्रीचर पहाड़ की चोटी पर आकर जेम्स और वीवर के सामने बिल्कुल रुक जाता है, और यहाँ देखा जाता है कि कॉन्ग उन पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि उनकी तरफ एक दुख भरी नजर से देख रहा है।
ये सब देखकर वीवर हिम्मत करके धीरे धीरे कॉन्ग की तरफ हाथ बढ़ाती है। उसका हाथ कॉन्ग के विशाल शरीर को छूता है, लेकिन कॉन्ग जरा भी नहीं हिलता। इसका मतलब कॉन्ग शायद अच्छे इंसान और बुरे इंसान में फर्क समझ सकता है। यहाँ हैंक की बात सच साबित होती है। उसने कहा था कि कॉन्ग बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन अचानक यह शांत पल एक भयानक ब्लास्ट की आवाज से टूट जाता है। असल में कर्नल पैकर्ड ने अपना प्लान शुरू कर दिया है। कर्नल ये ब्लास्ट करके कॉन्ग को अपनी तरफ बुलाना चाहता है और इसके बाद वह कॉन्ग को मार देगा। उसके प्लान के मुताबिक ही कॉन्ग उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर उसी तरफ दौड़ता है, लेकिन बेचारे कॉन्ग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कर्नल ने उसके लिए कितना घटिया ट्रैप बिछा रखा है। कुछ ही पलों में कॉन्ग उस विशाल ट्रैप में फंस जाता है और कर्नल फ्यूल से भरे गड्ढों में आग लगा देता है। काफी देर तक आग में झुलसने के बाद जब कॉन्ग बेहोश होकर गिर जाता है तो कर्नल उसके शरीर पर बम लगाकर उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन ठीक उसी समय जेम्स, वीवर और हैंक वहां पहुंचकर कर्नल को रुकने के लिए कहते हैं। हैंक उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि कर्नल के अपने सोल्जर्स भी कहने लगते हैं कि यह सही नहीं है, लेकिन कर्नल किसी की बात नहीं सुनता। वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहना चाहता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पल उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती है और वहां से बाहर आता है इस आइलैंड का सबसे भयानक क्रीचर, स्कल डेविल। यह दृश्य देखते ही वहां मौजूद सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं, सिर्फ कर्नल पैकर्ड को छोड़कर। वह अब भी कॉन्ग को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन घायल कॉन्ग तब भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था, इसलिए वह उठकर खड़ा होता है और कर्नल की तरफ देखता है। इतना सब होने के बाद भी कर्नल वहां से नहीं हटता, लेकिन अगले ही पल कॉन्ग अपने हाथ के एक वार से कर्नल की जिंदगी खत्म कर देता है। इसके बाद शुरू होती है इस मूवी की सबसे भयानक फाइट। कॉन्ग और उस विशाल स्कल डेविल के बीच आमने सामने की टक्कर शुरू होती है। शुरुआत से ही कॉन्ग कमजोर पड़ता है, क्योंकि आग में जलने की वजह से वह पहले ही घायल है। स्कल डेविल इसी मौके का फायदा उठाकर बार बार उस पर हमला करता है, लेकिन क्या सच में कॉन्ग इतनी आसानी से हार मान लेगा? इधर जेम्स, वीवर और बाकी लोग उस स्कल डेविल से भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि वहां एक पुराने शिप का मलबा पड़ा है। उधर कॉन्ग भी फाइट करते करते एक समय वहीं पहुंच जाता है, लेकिन स्कल डेविल उसे उस शिप की तरफ फेंक देता है। जब कॉन्ग जमीन पर गिरा होता है तभी उसकी नजर उस एंकर पर पड़ती है, इसलिए वह अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेता है और पूरी ताकत से स्कल डेविल पर वार करता है, जिससे इस फाइट में एक पल में कॉन्ग की वापसी हो जाती है। लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करने से पहले कॉन्ग एक और खतरा देखता है। उनकी लड़ाई के बीच वीवर नदी में गिरकर डूब रही होती है। तभी कॉन्ग स्कल डेविल को छोड़कर सीधे वीवर की तरफ दौड़ता है। इसके बाद वह अपने विशाल हाथ से वीवर को पानी से बहुत ध्यान से बचा लेता है, लेकिन इसी पल स्कल डेविल फिर से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग अब एक हाथ में वीवर को पकड़े रखता है और दूसरे हाथ से स्कल डेविल के साथ फाइट जारी रखता है। इसी तरह फाइट करते करते आखिरकार कॉन्ग स्कल डेविल के मुंह के अंदर अपना हाथ डालता है और उसकी जीभ खींचकर अंदर की आंतों समेत सब कुछ बाहर फाड़ देता है, और इसी के साथ दानव स्कल डेविल का चैप्टर खत्म हो जाता है। आखिरकार सभी देखते हैं कि जिसे वे दानव समझ रहे थे, आज उसी ने उन सबको बचाया है। इसके बाद सभी बोट में बैठकर नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ निकल जाते हैं। तट पर पहुंचने के बाद उन्हें बचाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर आते हैं और उसी पल आइलैंड की तरफ से एक भारी पहचानी हुई आवाज सुनाई देती है। कॉन्ग अपनी छाती पीट रहा होता है और उसकी दहाड़ सुनकर लगता है जैसे इस आइलैंड का राजा बता रहा हो कि वही इस आइलैंड का एकमात्र और अकेला राजा है। बिल्कुल आखिर में दिखाया जाता है कि हैंक आखिरकार 28 साल बाद अपने घर लौट आया है। इतने साल बाद उसे देखकर उसका परिवार इमोशंस में डूब जाता है। उसका बेटा पहली बार अपने पिता को देखता है। दूसरी तरफ जेम्स और वीवर को मोनार्क के ऑफिस में दिखाया जाता है। उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया है। तभी ब्रुक्स वहां आकर बताता है कि स्कल आइलैंड पर सिर्फ कॉन्ग ही नहीं है, बल्कि इस दुनिया में ऐसे क्रीचर्स और भी बहुत हैं। ये कहकर ब्रुक्स कुछ आर्काइव फुटेज दिखाता है और उस फुटेज में गॉडजिला, मोथरा, रोडान और किंग गॉडजिला की इमेजेस दिखाई देती हैं। ये सीन देखकर जेम्स और वीवर दोनों हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि आगे और भी बड़ा खतरा आने वाला है।